प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इसे हमें गहराई से समझना होगा। मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल वीर गाथा काल और भक्ति काल को छोड़ देता हूं। आधुनिक काल से बिल्कुल पहले जो रीति काल है उसकी मैं बात करता हूं। रीति काल का जो काव्य था वह काव्य दरबारों में सिमटा हुआ था। दरबारी संस्कृति का काव्य था। अधिकांश कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। वे राजाओं का यशोगान करते थे। उनको खुश करने के लिए सौंदर्य और प्रेम की कविता लिखते थे। उनको खुश करने के लिए वीर रस की कविता लिखते थे। उनको खुश करने के लिए अतिरंजित काव्य लिखते थे। इन सब के बदले उनको धन मिलता था। तो ज्यादातर कवि जो थे वो दरबारी कवि थे। दरबार में रहते थे, राजाओं के संरक्षण में रहते थे और संरक्षण में रह करके ही काव्य लिखते थे। तो वह सारे कवि वही कविता लिखते थे जो उनके आका यानी उनके जो राजा थे उनको प्रिय थे। राजाओं के मान सम्मान, आमोद प्रमोद, आनंद इत्यादि को ध्यान में रखकर ही वो कविता लिखते थे। आप गौर से देखेंगे तो रीति काल में रीति मुक्त कवियों को छोड़ के बाकी सारे कवि जो कविता लिखते थे वह कविता अतिरंजित कविता थी। अधिकांश थे प्रेम और श्रृंगार के स्थूल और मांसल वर्णन वहां थे। व्यापक जन जीवन वहां पर नहीं था। जन जीवन का उत्सव वहां पर नहीं था। लोक जीवन की विस्तृत झांकी वहां पर नहीं थी। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक दरबारी कवि कभी भी अपने राज्य की या अपने महल की चार दीवारी से बाहर झांक कर नहीं लिखता था। वह दरबार के अंदर रह करके दरबारी जीवन को रेखांकित करता था। एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। जिस तरह से आधुनिक साहित्यकार समाज की हर समस्या पर काव्य लिखते हैं, समाज की हर विडंबना और हर विद्रूपता पर काव्य लिखते हैं, ऐसा रीतिकालीन कवियों ने क्यों नहीं किया? सच यह है कि उन्होंने उस महल की चार दीवारी के बाहर झांक कर कभी देखा ही नहीं। आपको लगना चाहिए, आपको ये सवाल मन में आना चाहिए कि क्या पहले सूखा नहीं पड़ता था? क्या पहले अकाल नहीं पड़ता था? क्या पहले महामारियां नहीं होती थी? क्या पहले बाढ़ नहीं आती थी? लेकिन किसी भी कवि ने कहीं पर भी इन विद्रूपताओं का, इन समस्याओं का जिक्र नहीं किया। क्या हुआ आधुनिक काल में ऐसा कि ये सारी प्रवृत्तियां साहित्य का आधार बन गई? जहां रीति काव्य में काव्य के लक्षण निर्धारित थे, काव्य कैसे लिखा जाएगा, नायक कैसा होगा, नायिका कैसी होगी, ये सब बातें वहां पर पहले से लिखी हुई थी और उनके अनुरूप ही रचनाकार लेखन करते थे। लेकिन आधुनिक काल में आकर के सब कुछ बदल गया। नायक की अवधारणा बदल गई, काव्य का पैटर्न बदल गया, काव्य का फॉर्म बदल गया, सब कुछ बदल गया। ये सब कैसे हुआ? मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि संक्षेप में समझाता हूं। विद्यार्थियों, 1857 की राज्य क्रांति का आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पर बहुत गहरा प्रभाव है। आधुनिक काल का जो साहित्य है, इस साहित्य पर 1857 की क्रांति का जबरदस्त प्रभाव है। विद्यार्थियों,
अंग्रेजी राज की हम खूब आलोचना करते हैं, हमें आलोचना करनी भी चाहिए। अंग्रेजी राज की भूमिका भारतीय जनमानस, भारतीय साहित्य, भारतीय कला, भारतीय इतिहास, भारतीय मेधा पर बहुत अधिक व्यापक है। अंग्रेजी राज का विरोध करने के बाद भी हमें स्वीकारना पड़ेगा कि अंग्रेजों के भारत में आने से भारत में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। उन अच्छी चीज़ों में औद्योगिक क्रांति है, छापे खाने का विकास है, संचार के माध्यमों का विकास है। इन सभी चीज़ों का विकास कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब बात करता हूं मैं साहित्य की। मैं आपको बता दूं, अंग्रेज यानी ब्रिटिश हुकूमत जब भारत में अपना राज्य कायम कर चुकी थी, तो भारत में अपना कामकाज करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी लोगों ने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाया। क्योंकि ब्रिटिश सबसे पहले पश्चिम बंगाल के रास्ते से, कलकत्ता के रास्ते से भारत में आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता में लोगों को अंग्रेजी सिखाई, शिक्षित किया। तो जो लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख गए, उन भारतीयों ने बहुत अच्छा काम यह किया कि अंग्रेजी साहित्य में जो अच्छा साहित्य था उसका हिंदी में, बंगला में, मराठी में और या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। यह हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। अंग्रेजों के द्वारा यानी पश्चिम में लिखा हुआ ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, कला, साहित्य, संगीत, इन सब चीज़ों का साहित्य उन लोगों ने अनुवादित किया। हिंदी साहित्य में अब उसका प्रभाव कैसे आया, इसका मैं जिक्र करता हूं। हिंदी साहित्य में सबसे पहले मराठी, बंगला और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं से अनुवादित साहित्य आया। मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल से पहले काव्य का केवल एक ही स्वरूप था और वह था काव्य। साहित्य का एक ही स्वरूप था, वह था काव्य। इसीलिए भारतीय काव्य शास्त्र कहा जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधुनिक काल से पहले केवल काव्य रचा जाता था। थोड़ी सी चेतना अगर दूर गई तो चंपू काव्य लिखा गया, जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित काव्य था। लेकिन खड़ी बोली हिंदी का काव्य यानी आधुनिक भारतीय भाषा का काव्य तो आधुनिक काल में ही लिखा गया। आधुनिक भाषा का साहित्य तो आधुनिक काल में ही लिखा गया। तो वो संक्षेप में आपको बताता हूं कि बंगला, मराठी और अंग्रेजी से जो साहित्य हिंदी में अनुदित हुआ, उसने हिंदी साहित्य की भावधारा को बिल्कुल बदल दिया। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों को बिल्कुल बदल दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी, जिन्हें भारतेंदु मंडल कहा जाता है, उन लोगों ने अलग अलग विषयों पर अलग अलग साहित्य का अनुवाद किया और उसे हिंदी में उपलब्ध करवाया। यही वजह है कि आधुनिक काल में न केवल कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी, इन सब विधाओं का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इसी तरह से हिंदी में आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ।
आधुनिक हिंदी कविता की पृष्ठभूमि भी इसी तरह विकास लेती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब ये देखा कि पूर्ववर्ती कविता ब्रज भाषा में है, अवधी भाषा में है, तो उन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी को महत्व दिया। खड़ी बोली हिंदी को महत्व देकर के उन्होंने कवियों को प्रेरित किया कि अब ब्रज भाषा का मोह त्याग करके हमें खड़ी बोली हिंदी में काव्य लिखना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी तरह से बहुत प्रयत्न किए और एक मुकम्मल जगह खड़ी बोली हिंदी की वहां पर हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। आधुनिक हिंदी कविता में जो भूमिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है उसे कभी भूला नहीं जा सकता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने थोड़े से समय में ही हिंदी काव्य की एक व्यापक रूपरेखा बना दी थी। उसी व्यापक रूपरेखा के आधार पर छायावाद का निर्माण हुआ। विद्यार्थियों, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में जो कमियां रहीं, उन कमियों को पूरा करने का काम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु युग से वो सारे तत्व ग्रहण कर लिए जो समय के साथ प्रवाहमान थे, जो तत्व जीवंत थे, जो तत्व विकसनशील थे, उनको ग्रहण किया। जो मरणशील और पतनशील तत्व थे उनको छोड़ दिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का सूत्रपात किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो कमियां रही, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में जो कमियां रही, उन कमियों को छोड़कर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण करते हुए छायावादी कवियों ने छायावादी कविता का निर्माण किया। यानी द्विवेदी युग की जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण कर लिया, जो कमियां थी उन्हें वहीं छोड़ दिया और छायावाद का आविर्भाव हुआ। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर विस्तार से विचार करेंगे आधुनिक काल की प्रवृत्तियों पर।